हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर बैंक स्टडी चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक के लिए, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो सके। तो दोस्तों आप लोग इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, और जिनको याद कर हो गया है तो रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं तो आप लोग पता लगा लीजिएगा हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य का फॉर्मूला होता है, दोस्तों मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी बता दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट होगा जिस टॉपिक से। तो जैसे कार्य से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उन सभी को मैं बता दूंगा। तो कार्य का ऐसे मतलब होता है जूल। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? तो एफ, बल गुने विस्थापन होता है तो एफ। कार्य का बीमा क्या होता है? तो डब्ल्यू का बीमा होता है ml² टी के पावर -2 डब्ल्यू का बीमा होता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। और न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन बल का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? तो वाट है शक्ति का मात्रक। डाइन किसका मात्रक है? तो डाइन है बल का सीजीएस मात्रक, मतलब कि ऐसा ही मात्रक है न्यूटन और सीजीएस मात्रक है डाइन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन होता है। प्रकाश वर्ष, वर्ष दिखता है लगता है कि टाइम का मात्रक है, और हम भी 12th क्लास में गलत मार दिए थे। तो आपको लोग ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूरी का मात्रक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर मात्रक है धारा का, विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक होता है। प्रकाश तीव्रता के, मतलब कि प्रकाश तीव्रता का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ज्योति तीव्रता। यहाँ पर ज्योति तीव्रता होगा, गलत हो गया। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है? तो कंडला। विद्युत आवेश का मतलब क्या हो जाएगा? तो कूलाम। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा टेस्ला। दोस्तों यहाँ पर छूट गया है, मतलब कि मिस टाइपिंग हो गया है। यहाँ पर सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक इकाई है दूरी की। और दोस्तों इसको याद रखिएगा कि दूरी की सबसे एक बड़ी इकाई क्या है? तो पार्सेक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूमन किसका मात्रक है? तो ल्यूमन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति तीव्रता अगर जब पूछता तो कैंडला दिया होता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? तो ये है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। 7 नंबर, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो पास्कल सही उत्तर हो जाएगा दाब के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, कैंडला किसका मात्रक है? तो कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, मैंने पहले ही बता दिया था। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है? दाब कैसे मात्रक हो जाएगा? पास्कल। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी 1971 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी की इकाई में माप सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। कूलाम किसका मात्रक है? तो आवेश का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है बी नंबर में डायोप्टर। डायोप्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर नापने के लिए इकाई है। तो एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो विद्युत धारा नापने की इकाई है। बी में सही उत्तर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसे मतलब क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसे मतलब होता है? जो मतलब कि जो दाब का मात्रक होता है वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है, या प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का एफ और क्षेत्रफल का ए। तो एफ का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब होता है न्यूटन, और ए का ए मतलब कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ है? तो सी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब के समान विमीय सूत्र नहीं है। कार्य और ऊर्जा का समान विमीय सूत्र है, क्या होता है? तो ml² टी के पावर -2 होता है। आवेग और संवेग का समान विमीय सूत्र है, इसका क्या होता है? तो ml टी के पावर -1 होता है दोनों का। और भार एवं बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है mls, भार एवं बल। तो बल का होता है बल द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ml टी के पावर -2 होता है। ये ऊपर नहीं रहेगा, एल के ऊपर 1 रहेगा, और टी के पावर -2। और बल का फॉर्मूला, बल और दाब में डिफरेंस समझते हैं। तो बल कैसे, बल का बीमा क्या होगा? तो बल का बीमा हो जाएगा ml टी के पावर -2, और दाब का बीमा क्या होगा? दाब का होगा
ml दा बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल ml क्षेत्रफल सॉरी रुक जाइए, इसको थोड़ा देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ml इनवर्स टी के पावर -2, ml इनवर्स टी के पावर -2। दोस्तों थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था कि मतलब कि मीटर का बीमा क्या हो जाएगा, बीमा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा, देखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है, मतलब वेक्टर मात्रक कौन है, मतलब सदिश राशि में से कौन सी है। तो बल ही सदिश राशि है, चाल अदिश है, ऊर्जा अदिश है, तापमान अदिश है, सभी अदिश है, बल सदिश है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश राशि नहीं है तो अदिश कौन है इनमें से। संवेग सदिश है, वेग सदिश है, कोणीय वेग सदिश है, इसमें अदिश है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, तो निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है, तो अदिश राशि है, पहला में है ऊर्जा, दूसरा में है बल आघूर्ण, तीसरा में है संवेग और चौथा में है उपयुक्त सभी। तो अदिश राशि है इसमें से केवल ऊर्जा, इसका ऊर्जा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सी है, तो संवेग सदिश राशि है, और बाकी सब जो भी दिया है वो अदिश राशि है। दोस्तों आप लोग इसको सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद कीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब कौन सी राशि अदिश है इसमें, तो विस्थापन तो सदिश है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा आंसर। वेग भी सदिश है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बल भी सदिश है, ये भी आंसर नहीं होगा। आयतन अदिश है, तो अदिश सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, तो निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है, तो पहला ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई, इनमें सदिश राशि है वेग। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 25 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो इसको अनुपात हम लोग बना लेंगे, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग बटा, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग का भी होता है, भी से भी कट गया तो एम बचा, एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण समान होता है, तो त्वरण किस में समान है, तो सी में है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी कर लिया है, हम लोग कर लिए हैं और दूसरा का बार करके रिवीजन कर लिए। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन की आवर्तकाल कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा, और आप लोग अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या बोला है कि मतलब कि एक लड़की झूले बैठी है, मान लिया कि ये ऊपर का भाग है, मतलब मान लीजिए कि छत है, उस पर से यहाँ से एक रस्सी लटकाई गई है और नीचे लड़की यहाँ पर एक झूले में बैठी हुई है। जब यहाँ पर लड़की ये बैठी हुई है, मान लिया कि ये लड़की है, मान लिया कि ये लड़की है, जब बैठी हुई है ना, तो इसका बीच का भाग कहाँ आएगा, तो बीच का भाग आएगा यहाँ पर। जब बैठी हुई है तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की काउंट होगी, यहाँ से यहाँ तक की काउंट होगी ना। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आवर्तकाल का टी बराबर 2π√L/g। तो इसकी लंबाई अधिक है, लेकिन जब खड़ा हो जाएगी लड़की, तो देखिए लड़की खड़ा हो गई, तो इसका मध्य भाग कहाँ आ जाएगा, तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। जब खड़ा हो गई तो मध्य भाग थोड़ा ऊपर आएगा, तो लंबाई घटेगा ना, तो लंबाई यहाँ पर भी जब लंबाई कम होगा तो ये समानुपाती है, आवर्तकाल के समानुपाती है, तो लंबाई कम होगा तो आवर्तकाल भी कम होगा। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा कि आवर्तकाल कम होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, घूर्णन करती हुई गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोणीय वेग कम हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम मतलब कि घूर्णन कर रही है, कोई चक्की घूर्णन कर रही है, उस पर थोड़ा सा कम वजन देंगे तो वो तेजी से घूमेगा, और थोड़ा सा अधिक वजन देंगे तो वो थोड़ा कम घूमेगा तेजी से। इसको आसान था। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो, मतलब कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो वेग दुगुना करने पर क्या होगा, तो क्या संवेग दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयुक्त में से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए वेग को दुगुना करके देखते हैं, तो के बराबर होता है पी स्क्वायर, के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर होता है v, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, तो ये तो सही है, बी नंबर सही है। पहला के लिए देखते हैं, संवेग दुगुना हो जाता है, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग बराबर होता है p बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान गुणे वेग, तो भी दुगुना करने पर दुगुना हो जाता है, तो संवेग दुगुना हो जाता है, तो ये भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोनों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि
किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोस्तों इस पर बहुत ही एक आसान क्वेश्चन बनता है, लेकिन वो अगर जो आप लोग उसको क्लिक करके आएंगे गलत है और लगेगा कि सही हम लोग क्लिक करके आएंगे। देखिए वो क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपको पूछे क्वेश्चन कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 6 kg है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा, तो आप लोग क्लिक कीजिएगा कि 1 kg है, लेकिन ये गलत हो गया। भार द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदल पाता है, या तो चंद्रमा पर जाओ या पृथ्वी पर जाओ या कहीं भी रहो हवा में, भार नहीं बदलेगा। अगर द्रव्यमान पूछेगा ना तो वो बदल जाएगा। द्रव्यमान पूछेगा कि पृथ्वी पर 6 kg है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, भार मतलब कि भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो द्रव्यमान 6 kg है तो चंद्रमा पर भी 6 kg होगा, 1 kg नहीं होगा। लेकिन जब भार पूछेगा तो भार जब पृथ्वी पर 6 kg है ना तो चंद्रमा पर 1 kg होगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका नियम है, तो यह न्यूटन के प्रथम नियम है और इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, तो ये होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है त्वरण। जैसे कि F बराबर ma, तो F भरेजन A हो जाएगा, तो बल के अनुक्रमानुपाती हो गया ना। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह क्या होता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम होता है। और रॉकेट भी न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय गति के नियम के कारण संभव है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है न्यूटन का। 36 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। न्यूटन गति के नियमों के अनुसार प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जरा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, तो न्यूटन गति के प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किसी बल के कारण आगे बढ़ता है, मतलब खींचता घोड़ा गाड़ी होता है ना, वो किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो वह बढ़ता है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।